I'm Mani, your science teacher from Ambigro Institute. जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था लेसन 6 क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस, तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो आज की मेरी पूरी की पूरी वीडियो ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे बेस्ड है। तो आप मुझे बोलोगे मैम पूरा वीडियो और खाली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे कैसे? तो बेटा मैं बता दूं कि अब एज आई टोल्ड यू कि डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी फूड जहां पे होता है वहां पे कौन से एंजाइम है, क्या कौन से एंजाइम ने उस पर वर्क किया, वो किसमें कन्वर्ट हुआ, तो इसीलिए आज हम उसके डीपली स्टडी करेंगे। एक बार हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, फिर हम उसका एक क्विक रिकैप करेंगे, जिससे कि आपको पढ़ते पढ़ते आई मीन दिस वीडियो देखते देखते ही 50 to 60% समझ में आ जाएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हम पहले एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डेफिनेशन दी थी लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस मतलब जो थ्रू आउट द हमारे लाइफ स्पैन में जो प्रोसेस चलता है, दैट इज कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। लाइक इंजर्ड सेल को ठीक करना एंड न्यू सेल की फॉर्मेशन होना, तो ये सब कुछ क्या है, अंडर द लाइफ प्रोसेस है। जो भी एक पर्टिकुलर लाइफ के स्टेज की डिमांड होती है, दोस ऑल प्रोसेस आर अंडर द कैटेगरी ऑफ लाइफ प्रोसेस। फिर हम लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम लोगों ने पढ़ा कैसे फूड पार्टिकल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फुल फॉर्म, एटीपी के फॉर्म। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, तो ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, अभी फिर से बता रही हूँ। द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर हम लोगों ने बेटा इसमें पढ़ा था एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या था? द रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। मीन्स जो भी आपके पास में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब उसकी बॉडी से जो भी एक्सक्रीटा रिमूव करने का प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था, डिफरेंशिएट किया था हम लोगों ने क्या, न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट क्या था? कंपोनेंट ऑफ फूड। न्यूट्रिशन क्या था? टेकिंग ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। तो मैंने कहा था इसके बेसिस पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं, लाइक ऑटोट्रॉफिक जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, लाइक ग्रीन प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए। नेक्स्ट हेटेरोट्रॉफिक जो अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, लाइक आज ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ठीक है। एंड सैप्रोफाइट्स जो डायरेक्ट न्यूट्रिएंट लेते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लाइक कसकटा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। अब फिर इसके बाद हम लोगों ने अमीबा के बारे में पढ़ा था कि अमीबा कैसे अपने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से फूड को चारों तरफ से पहले कवर कर लेता है, फिर इनगल्फ कर लेता है, फिर उससे न्यूट्रिएंट लेता है, फिर उसको बॉडी के किसी भी पार्ट से रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी बेटा कि जब भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉलिड के फॉर्म में डायरेक्ट फूड को लेता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस, ठीक है। फिर अमीबा के बाद मैंने कहा था दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डाइजेस्टिव सिस्टम इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो आज है वो नेक्स्ट क्लास, यानी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है। तो पहले हम ये समझते हैं डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन होता है आपके पास में ब्रेक डाउन ऑफ फूड into the smallest particle that can be easily absorbed by our body cell। यानी कि डाइजेशन क्या होगा बेटा आपके पास में? डाइजेशन वो होता है जिसमें हम जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स है उसको ब्रेक करते हैं, और इस फॉर्म में ब्रेक करते हैं कि इजीली उसको एब्जॉर्ब कर लेती है हमारे बॉडी के सेल, ठीक है। अब मैं बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या होता है, तो सिंपल, अगर डाइजेशन ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस पर है तो ऐसा एक सिस्टम तो जो डाइजेशन करता हो वो सिस्टम आपके पास में डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, डाइजेशन फूड के पार्टिकल्स को ब्रेक करना एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको हमारी बॉडी आराम से एब्जॉर्ब कर ले, और डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो
उस डाइजेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। देन अब हम आते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पास में। सी, ये माउथ से आपने फूड लिया, ये ईसोफेगस से होता हुआ, जो कि सिस्टमेटिक मूवमेंट होती है, ठीक है। जब इसमें फूड आता है आपके पास में तो कुछ स्टेप से मूव होता है, जहां पे फूड होता है वहां पे स्वेलिंग होती है, बाकी नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू आपके पास में फूड आता है स्टमक के पास। स्टमक के पास जैसे आप गेट के अंदर आते हो, मतलब रूम के अंदर आते हो, बाहर जाते हो तो गेट बना होता है, तो सिंपली बेटा यहाँ पे भी एक गेट टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं स्पिंचर, जो कि फूड को टुवर्ड्स डाउनवर्ड ही मूव करवाता है, अपवर्ड मूव फूड वहां से नहीं होता। अब बोलोगे मैम वॉमिटिंग होती है, तो फिर क्यों होती है? तो इसमें जब एसिडिक लेवल हाई हो जाता है तब वो ऊपर की साइड मूव होता है, और तभी जब आप नंबर ऑफ वॉमिटिंग आपकी ज्यादा हो जाती है देन यू आर हैविंग पेन है, तो आपको यहाँ पे इसी स्पिंचर में पेन होता है, ठीक है। अब बेटा फूड जो था आपके पास में जब स्टमक से पहले जब वो माउथ में था तो माउथ में टीथ ने उसे ब्रेक डाउन किया। टीथ का कोई रोल नहीं है आपके पास में डाइजेशन में, क्यों? क्योंकि वो जब फूड को ब्रेक करता है तो वो उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है जिसको हमारी बॉडी सेल इजीली एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे फूड में आपके पास में सलाइवा ऐड होता है, ठीक है। जब सलाइवा ऐड होता है तो फूड जो है स्मूथ हो जाता है, तो वो इजीली मूव कर लेता है। अब फूड में सलाइवा मिक्स हुआ, उसमें एक एंजाइम था जिसको हम लोगों ने बोला सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। उसको हम लोगों ने क्या बोला? सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम। तो जो अमाइलेज एंजाइम था बेटा आपके पास में, ये क्या करेगा? जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है शुगर, उसका डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। तो यानी कि अगर एक नंबर का क्वेश्चन आया कि सबसे पहले किसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले जो डाइजेशन स्टार्ट हुआ शुगर का स्टार्ट हुआ। अगर ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट है तो फिर हम कार्बोहाइड्रेट पे टिक करेंगे, अगर शुगर नहीं है कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट पे टिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म होता है आपके पास में शुगर एंड स्टार्च, ठीक है। तो अगर शुगर है तो शुगर पे टिक होगा, अगर शुगर नहीं है तो स्टार्च पे टिक होगा, ठीक है। फिर वहां से आपके पास में फूड आया आपके पास में स्टमक में। स्टमक में जब आया तो स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट था HCl, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो एसिड है तो हमें तो पता है अगर लैब में हम लोग जाते हैं तो अगर एसिड की एक भी ड्रॉप हमारे हाथ पे जाती है तो हम वहां पे बर्न, इवन तो कई एसिड तो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो होल भी कर देते हैं। तो ये एसिड हमारे इतने नाजुक से कोमल से स्टमक को डैमेज नहीं कर देगा? कर देगा। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस, ठीक है। जो ये म्यूकस की जो एक लेयर होती है, एक लाइनिंग होती है स्टमक वॉल पे, वो स्टमक को प्रिवेंट करती है HCl एसिड से। अब ठीक है, HCl एसिड प्रेजेंट है स्टमक में, उसने प्रिवेंट कर दिया हमारे स्टमक वॉल को, लेकिन वो प्रेजेंट क्यों है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो प्रेजेंट क्यों है? अब वो प्रेजेंट इसलिए है क्योंकि जो आपके पास में HCl एसिड था, इसने पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट किया। किसको एक्टिवेट किया? पेप्सिन एंजाइम को। जैसे ही पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट होगा तो P से पेप्सिन, P से प्रोटीन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि पेप्सिन जो स्टमक में होता है वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए होता है। वापिस से रिपीट कर रही हूँ, फूड आपके पास में स्टमक में आया, HCl एसिड था वहां पे, तो HCl एसिड ने क्या किया? पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट किया। पेप्सिन एंजाइम जैसे ही एक्टिवेट हो गई तो वहां पे आपके पास में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। एंड HCl एसिड से प्रिवेंशन के लिए स्टमक पे जो लाइनिंग थी उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? म्यूकस। इसके बाद बेटा आपका जो फूड है वो यहाँ से आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे एसिड था, यहाँ पे जब फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो किस नेचर का होगा? एसिड नेचर का होगा। एसिड नेचर का अगर वो फूड है तो यहाँ पे तो म्यूकस नहीं है। अगर यहाँ पे म्यूकस नहीं है तो वो इसके वॉल को डैमेज कर सकता है। तो क्या होगा? तो हम सबसे पहले इसको अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।
अल्कलाइन मीडियम में जब इसको कन्वर्ट किया जाएगा उसके लिए यहाँ पे जो इंटेस्टाइनिक जूस रिलीज करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, और पैंक्रिया में एक जूस भेजेगा, पैंक्रियाटिक जूस, जिसके हेल्प से इसको अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट किया जाएगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जो मेन आपके पास में डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जितने भी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा हम ढंग से देखेंगे, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आपके पास में अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हो चुका है। अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट होने के बाद आपके पास में फूड के 3 फॉर्म थे। एक था प्रोटीन, प्रोटीन का स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल ही कन्वर्ट नहीं हो गया जिस फॉर्म में हमारी बॉडी सेल एब्जॉर्ब कर लेगी, नहीं हुआ। फिर यहाँ पे आपके पास में फैट, फिर यहाँ पे आपके पास में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का तो सबसे पहले से डाइजेशन स्टार्ट हो गया था। तो जो आपके पास में बेटा प्रोटीन है, प्रोटीन पे आप देखो, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, और पेप्सिन से मिलता ट्रिप्सिन, पेप्सिन से मिलता ट्रिप्सिन, यानी कि इस प्रोटीन पे आपके पास में ट्रिप्सिन एंजाइम ने वर्क किया। ट्रिप्सिन एंजाइम ने वर्क किया, और वर्क करने के बाद जो आपके पास में प्रोटीन का कन्वर्जन था वो किस में चेंज हो गया? अमीनो एसिड में। एंड अमीनो एसिड को इजीली बॉडी सेल एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये तो होगी प्रोटीन की बात। अब आते हैं फैट। फैट जिससे सब लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि ये इजीली नहीं जाता। जब भी हम कुछ भी खाते हैं तो सबसे पहले जो फैट है हमारे एडिपोज टिश्यू पे लगता है, और जब हम इसको रिड्यूस करना चाहेंगे, जब पूरी बॉडी का फैट रिड्यूस हो जाएगा उसके बाद जाके आपके इस एडिपोज टिश्यू का फैट रिड्यूस होगा। तो यानी कि फैट को डाइजेस्ट करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टास्क। तो बेटा देखो जरा, फैट के केस में क्या होगा? सबसे पहले लीवर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है और उसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। 1 नंबर के क्वेश्चन में इसी से घुमा के दे देंगे, ठीक है। तो बाइल जूस कौन सिक्रेट करता है? लीवर। स्टोर करता है आपके पास में गॉल ब्लैडर। तो जब इस पे बाइल जूस आया, बाइल जूस ने वर्क किया, तो ये फैट के स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, ठीक है। जब ये फैट के स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर में चेंज हो गया तो इस पे एक दूसरा एंजाइम आया, लाइपेज, ठीक है। इस पे दूसरा एंजाइम आया, लाइपेज। लाइपेज ने इस पे वर्क किया, और वर्क करने के बाद उसने फैट को कन्वर्ट कर दिया ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। किसमें चेंज किया? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, क्योंकि ये जो दोनों कंपोनेंट है इजीली हमारी बॉडी के जो सेल है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये आपके पास में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास में कार्बोहाइड्रेट है, जिसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया था, जिसका डाइजेशन आपके पास में माउथ से स्टार्ट हो गया था बाय सेल्युलरी अमाइलेज के द्वारा, एंजाइम। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपके पास में ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो था इसके डाइजेशन का। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? विली। विली क्या करते हैं? सबसे पहले ये इंक्रीज कर देगा सरफेस एरिया को। अब मैं बोलूं अगर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दे तो क्या हुआ? सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा तो इसका एब्सॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो विली क्या करेगा बेटा? आपके पास में सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, जिससे कि स्मॉल इंटेस्टाइन इजीली जो भी न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसके बाद सब कुछ एब्जॉर्प्शन हो गया। यहाँ पे होने के बाद जो आपके पास में जो रिमेनिंग जो फूड है जो हमारी बॉडी के लिए यूजलेस है, हम एक्सक्रीटा भी कह सकते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहां पे सिर्फ एक ही काम होता है, अगर कोई एक्स्ट्रा वाटर बच चुका है तो लार्ज इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, स्टूल की फॉर्मेशन होगी एंड थ्रू एनएस उसको रिमूव कर दिया जाएगा, थ्रू एनएस उसको रिमूव कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स से क्या बोलना?
ऐसा हमारे बुक में अपेंडिक्स का कोई रोल गिवन नहीं है। पहले जो डॉक्टर्स थे या फिर जो रिसर्चर थे वो बोलते अपेंडिक्स इज टोटली वेस्ट प्रोडक्ट फॉर आवर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये कहा जाता था कि ये टोटली वेस्ट प्रोडक्ट है, बट अब इस पे रिसर्च अगेन हो ही रही है बेटा। इस पे ये कह रहे हैं कि इसमें से कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो कि हमारे डाइजेशन को ज्यादा मतलब डाइजेशन के प्रोसेस को और इजी बनाते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में कुछ ऐसे एंजाइम्स इसमें से सीक्रेट होते हैं, बट अब तक उसके बारे में प्रॉपर नहीं पता है। मे बी विद इन अ 10 ईयर वी विल नो अबाउट मोर एंड मोर अबाउट द अपेंडिक्स। ठीक है, तो अब एक टॉपिक फिर इसके बाद हम करेंगे इसका रिवीजन। जो हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर मैं पूछूं स्मॉल इंटेस्टाइन किसका ज्यादा होता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हर्बीवोरस जिसमें आपके पास में ग्रीन लीफी प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक है, कार्निवोरस जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, ओमनिवोरस जो दोनों पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पे भी एंड एनिमल्स पे भी। तो सबसे ज्यादा लंबा इंटेस्टाइन किसका होगा, तो सबसे ज्यादा लंबा इंटेस्टाइन होगा आपके पास में हर्बीवोरस का। क्यों होगा, क्यों वाला क्वेश्चन नहीं आया तो मीन्स आप साइज पढ़ ही नहीं रहे हो। ठीक है, लंबा बेटा इसलिए होगा हर्बीवोरस का क्योंकि वो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। तो जब वो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है सेल्यूलोज, एंड जिसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा उस पे प्रोसेस करना होता है, वर्क करना होता है। जैसे हम लोगों ने काऊ बफेलो को देखा होगा जो एक बार खा लेते हैं फिर वापस उनका फूड वापस से मुंह के अंदर आता है एंड देन चूइंग द कर्ड वाला प्रोसेस उनका होता रहता है। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज। तो जो हर्बीवोरस होते हैं जो कि अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, तो वो उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज्यादा लंबा रहता है। फिर ओमनिवोरस क्योंकि कुछ वो ग्रीन प्लांट्स भी खा रहे हैं, कुछ आपके पास में एनिमल्स भी खाए, तो सेकेंड नंबर पे आपका ओमनिवोरस हो जाएगा। सबसे छोटा होगा कार्निवोरस क्योंकि वो डायरेक्ट एनिमल्स को खा रहे हैं, उनका सेल्यूलोज से कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं। ठीक है, अब हम बेटा करेंगे इसका अगेन क्विक रिवीजन ताकि आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा आ जाए। अब हम लोग फटाफट से इसका एक क्विक रिकैप देखते हैं जिसके बाद आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आ जाएगा और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब उसके लिए क्या मैं वापस से एलिमेंट्री के नाम लाऊं, मेरी ड्राइंग वैसे भी बहुत गंदी है, सो आई विल नो। तो हम इसको समझेंगे एक सिंपलेस्ट से रे डायग्राम के बेस पे जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो जरा फटाफट से, माउथ, ठीक है, मुंह में खाना खाया, इसमें मिक्स हुआ आपके पास में सलाइवा। ठीक है, सलाइवा में एंजाइम कौन सा था, अमाइलेज। अमाइलेज ने किस पे वर्क स्टार्ट किया, शुगर का ब्रेकडाउन करना स्टार्ट किया। इसके बाद फूड आपके पास में ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आया। अब स्टमक में आपके पास में कौन सा एसिड था, HCl। HCl से प्रिवेंट किसने किया स्टमक के वॉल को, म्यूकस ने। अब HCl ने किस एंजाइम को एक्टिवेट किया, पेप्सिन एंजाइम को। एंड पी से पेप्सिन, तो पेप्सिन ने किसको ब्रेक डाउन किया, प्रोटीन को। ठीक है, अब स्टमक के बाद आपका फूड कहां था, फूड जो था वो एसिडिक है। जो फूड अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है वो एसिडिक है, वो कहां आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो फूड आपके पास में स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, वहां पे जाने के बाद सबसे पहले उस फूड को किसमें कन्वर्ट किया होगा, अल्कलाइन नेचर में। अब जो फूड को अल्कलाइन नेचर में बेटा कन्वर्ट किया तो उसमें कौन कौन सा जूस ऐड हुआ, इंटेस्टाइनल जूस, और जो पेनक्रिया ने जूस दिया था पेनक्रियाटिक जूस। अब इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास में 3 चीजों का डाइजेशन होगा,
एंजाइम ने। जब लैक्टेज एंजाइम ने काम किया तो फैट चेंज हो गया आपके पास में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास में कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जिसका डाइजेशन आपके पास में माउथ से स्टार्ट हो गया था, तो कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो गया आपके पास में ग्लूकोज में। अब मैंने क्या कहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ कुछ इस टाइप का, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, विली। ये क्या करता था, ये सिंबल यूज करते हम लोग इंक्रीज के लिए, साइंस के टर्म्स में इंक्रीज कर देता था सरफेस एरिया, जिससे अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता था। ठीक है, इसके बाद फूड कहां गया आपके पास में, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाके क्या हुआ, जो भी एक्स्ट्रा वाटर था उसको एब्जॉर्ब कर दिया गया। ठीक है, प्लस स्टूल की फॉर्मेशन हुई। एंड स्टूल जब बन गया तो बाय एनस उसको इजेक्ट कर दिया गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने क्या कहा था, एक अलग से जो पार्ट होता है जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते थे। अपेंडिक्स का ऐसा अभी कोई यूज नहीं है। अगर अपेंडिक्स में कोई भी फूड अगर फंस जाता है तो वो वहां से रिमूव निकल तो सकता नहीं है, क्योंकि निकलने का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो वहां पे वो क्या होने लग जाता है बेटा, डिकम्पोज होने लग जाता है। जब वो डिकम्पोज होने लग जाता है आपके पास में, तो वो क्या करता है, आसपास वाले ऑर्गन को भी डैमेज करने लग जाता है। तो काफी तेज पेन होता है अपेंडिक्स का। तो फिर उसको उस पेन से रिलीफ के लिए बाय सर्जिकल मेथड उस अपेंडिक्स को बॉडी से कट करके रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको आज की वीडियो में मैंने आपको बताया। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया होगा। बट अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लस स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रखा है, आप उस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कोई डाउट पूछ सकते हैं डायरेक्टली। एंड जो भी न्यू फ्रेंड्स अभी ऐड हुए हैं या जिन्होंने जस्ट अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और उन्हें अगर ये लेक्चर पसंद आया, ये चैप्टर का जो मैंने डिलीवर किया ये पसंद आया, तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी हम न्यू वीडियो अपने इस एमबी ग्रो इंस्टीट्यूट के यूट्यूब वाले चैनल पे डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए और आप उसे फटाफट इस कोरोना टाइम में घर बैठे बैठे ही वो सब कुछ पढ़ लें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई एम मनी फ्रॉम एमबी ग्रो इंस्टीट्यूट, योर साइंस टीचर।